आसीन सभी विद्वज्जन, खासतौर पर हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, शिक्षा विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी और हम सब के गुरु अवधेश प्रधान सर और मित्रों, इस सत्र का जो विषय है वो वही स्लाइड में आप देख सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति और साहित्य। और मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को संस्कृति और साहित्य के आईने में अगर समझना हो तो जो किताबें कुंजी का काम कर सकती हैं उसमें पहली किताब है विशंभरनाथ पांडे की भारत और मानव संस्कृति, 2 खंडों में। उसमें बताते हैं कि वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृति की उपलब्धि क्या है, उसे क्या हम मनुष्य अब तक उपलब्ध करता रहा या भविष्य में क्या कर सकता है। उसी तरह से एक और उस किताब के बाद उसका मैं एक्सटेंशन मानता हूँ, काशी प्रसाद जायसवाल की किताब है हिंदू पॉलिटी, हिंदू राज्य तंत्र। उसमें भी पूरी वैदिक परंपरा, उस समय जो सभा समितियों में किस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से फैसले होते थे। और तीसरी किताब है शिशिर कुमार दास की, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जितने विमर्श चले साहित्य में, तो चाहे स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, जनजाति विमर्श हो, सांप्रदायिकता जैसी एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ा। तो जो दूसरा खंड है शिशिर कुमार दास के साहित्य अकादमी में से छापा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, दूसरे खंड में जिसमें 1911 से 1956 तक के साहित्य का विवरण दिया गया। 10वां अध्याय है, उसमें कास्ट एज ए थीम। मुझे लगता है कि साहित्य के हर विद्यार्थी को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद 11वां अध्याय वुमेन एज ए थीम, और उसमें अक्क महादेवी से लेकर के अभी बहुत अच्छी किताब आई है अक्क महादेवी पर, सुभाष राय जी की। तो और मैं इसलिए मुझे ये लगता है कि चूंकि मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ तो इस विषय पर मैं पत्रकारिता को ही सामने रख करके अपनी बात कहूँगा। मित्रों, एक इलाहाबाद 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारतीय हिंदू मंडल के बड़े लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, वो एक पत्रिका निकालते थे हिंदी प्रदीप। वो ऐसी पहली पत्रिका थी जिसमें जो पूरा भारत के ज्ञान के स्रोत जहाँ जहाँ है सब पर परिचयात्मक टिप्पणियां छपती थी। और उसका एक तरह दूसरा संस्करण तब शुरू हुआ जब 1903 में इंडियन प्रेस ने चिंतामणि घोष ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को संपादक बना, सरस्वती के संपादक बना करके अपने आमंत्रित किया। 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती ने वही काम किया जो काम बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी में किया था या बांग्ला में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था सोम प्रकाश अखबार में, या तत्व बुधिनी पत्रिका में जो काम द्वारकानाथ टैगोर कर रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी में जो देखिए आर्यभट्टीय पर एक लंबा निबंध है उनका, ये जनवरी 1909 के अंक में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और ये बताया था कि भाई वो प्राचीन भारत का इतना बड़ा महान गणितज्ञ हुआ और उस व्यक्ति ने आर्यभट्टी जैसा ग्रंथ दिया जिसमें खगोल विज्ञान और गणित की कितनी मौलिक स्थापनाएं, जिस व्यक्ति ने पाई का मान दिया, जिस व्यक्ति ने 5वीं शताब्दी में किस तरह से दशमलव प्रणाली के लिए शून्य के प्रतीक का उपयोग किया। भाई ब्रह्म गुप्त ने तो 7वीं शताब्दी में शून्य का उपयोग किया संख्या की दृष्टि से। तो ये उन्होंने आर्यभट्टी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जनवरी 1909 में सरस्वती में लिखते हैं। उसके बाद उसी सरस्वती में वे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आते हैं, लंबा निबंध है। और उसमें वो बताते हैं कि भाई ईसा से भी 300 साल पहले कौटिल्य ने जो एक ऐसा ग्रंथ रचा, नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन पॉलिटिकल साइंस की किताब, राजनीतिक विज्ञान की किताब है। और उसमें पूरा किस तरह से बताया गया है कि राज्य संचालन की क्या विधियां हो सकती हैं, विदेश नीति के बारे में, वैदेशिक मामलों के बारे में, युद्ध के बारे में। और ये अर्थशास्त्र जब ये छपने के बाद ही, जब सरस्वती में छपा, उस बात आप जानते हैं श्याम शास्त्री जी का ध्यान गया, उन्होंने फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर भारत की एक महान ज्ञान परंपरा से पूरी दुनिया अवगत हुई थी। उसके बाद
अच्छा ये बताते हैं कि भाई धरती किस समूची, आज इसके ठीक पहले विश्व के संसार पर बातचीत हो रही थी, अर्थशास्त्र यही तो बताता है कि धरती के पालन का यह शास्त्र है, धरती का कैसे पालन पोषण। उसके बाद और पूरा ये जो निबंध सरस्वती में छपा था वो अर्थशास्त्र के सभी 150 अध्यायों के बारे में उसका पूरा सार दिया था उन्होंने, और 15 अधिकरणों के बारे में, 15 खंड है इस ग्रंथ के, इसके बारे में हिंदी की एक पत्रिका थी उसमें ये छपा था। और ये भी कि भाई उस समय स्त्री धन के बारे में, दाय के बारे में, ऋण के बारे में, और नगर निवेश के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में। और ये वही पत्रिका है 1903 से 1920 में, उसके पहले भारत की किसी भाषा में, एक तत्वबोधिनी पत्रिका को छोड़ दिया तो किसी भाषा में इतनी उत्तम पत्रिका न निकली न उसके पहले। हालांकि सरस्वती का प्रकाशन तो इंडियन प्रेस 1975 तक करता रहा, फिर पिछले कुछ वर्षों से निकल रही है, लेकिन उस कालखंड में चित्र के बारे में, चित्रकला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, संगीत के बारे में, जो उसमें लिख रहे थे, सुर के बारे में, ताल के बारे में, और वो इस दृष्टि से वैसी कोई पत्रिका नहीं निकली। हाँ देखिए, संपत्ति शास्त्र माने अभी अर्थशास्त्र के बारे में भी, कौटिल्य के बारे में वो लिख रहे हैं उनकी बात, और अर्थशास्त्र का इस्तेमाल वे संपत्ति शास्त्र आचार्य द्विवेदी करते हैं, उसका विज्ञापन कैसे छपता है और संपत्ति शास्त्र में क्या है। और बाद में इसी आधार पर माधवराव सप्रे जी ने किताब लिखी, वो एक अलग मामला है। उसके बाद से देखिए इसकी पहले वाली स्लाइड देखिए, इसके भी देखिए, ये सांख्य शास्त्र के बारे में लिखा, और उसके भी ठीक पहले न्याय शास्त्र के बारे में। और वो बताते हैं कि पूरे न्याय शास्त्र, सोचिए कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महान, भाई गौतम के न्याय सूत्र को संक्षेप में 6-7 पन्नों में करना, यही काम वो बादरायण के ब्रह्म सूत्र के बारे में करते हैं, सांख्य के बारे में करते हैं। और इससे पता चलता है कि भारत की समूची ज्ञान संपदा है, सबको किस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खोख डाला था। और शायद यही कारण है कि उनके नाम से उस युग को जाना जाता है, द्विवेदी युग। इसके बाद अब सवाल यह है कि जिन प्राचीन ज्ञान के जो महान ग्रंथ हैं, जिनके बारे में आचार्य द्विवेदी 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में अपने पाठकों को अवगत करा रहे थे, अब उसका अध्ययन कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि अभी यूनेस्को के स्मृति रजिस्टर में भारत के 2 महान ग्रंथ आए हैं, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का अब पुराना, आज जब आप ज्ञान परंपरा को लेकर के पूरे भारत में जिस तरह से चर्चा चल रही है, अब सवाल यह है कि अगर भारत की प्राचीन कोई तो यह विवेक भी देने वाली, अब सोचिए कि कितनी पुरानी कृति भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और उसकी जब टीका लिखी अभिनव गुप्त ने, तो आप देखिए ये पहले अध्याय में ही वो 10 विधियां बताते हैं अभिनव गुप्त कि किन 10 विधियों को सामने रख करके हमें अध्ययन करना चाहिए। और उसमें जो पहला बताते हैं अभिनव गुप्त कि जो प्रासंगिक और स्वीकार्य सामग्री है उस पर एक शोधार्थी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी विधि बताते हैं कि जो शोध समस्या है उसकी पहचान करनी चाहिए। तीसरी बताते हैं कि कहीं भी अगर स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो उसे देना चाहिए, तभी शोध कार्य को सार्थकता मिलेगी। फिर वे कहते हैं कि जो शोध समस्या है उसके जितने विरोधाभास हैं शोधार्थी को उसे दूर करना चाहिए। मूल कार्य की भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और लक्ष्यानुरूपण, आप दूसरी स्लाइड देखिए, जो पहला जो श्लोक है, लक्ष्यानुरूपण माने लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए शोध कार्य को। और तो इस तरह से तभी एक शोधार्थी वैध समाधान को पहुंच सकता है। एक 10वां वो बताते हैं अभिनव गुप्त कि किसी भी शोध कार्य को अत्यंत
संक्षिप्तता से पूरा करना चाहिए, अनावश्यक एक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, बड़ा विचित्र है कि अभिनव गुप्त अब जब अभिनव भारती लिखते हैं, 4 खंडों में उसका प्रकाशन हुआ है, अब तो खैर हिंदी में भी उपलब्ध है। एक राधा वल्लभ त्रिपाठी की किताब NSD में आई, हालांकि उससे बहुत अच्छी किताब 4 खंडों में हिंदी में उपलब्ध है, बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने किया है, चौखंबा ने उसे छापा है। और उसमें भी उन्होंने बताया है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो 36 और कहीं कहीं 37 अध्याय हैं, किस अध्याय में क्या है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। अब ये देखिए कि इस समय अगर भारतीय ज्ञान परंपरा पर अनुसंधान करना हो तो एक अनुसंधान दृष्टि जो भारत की अपनी अनुसंधान दृष्टि है, वो आज कितनी विडंबना है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और कई ग्रंथ भी छप रहे हैं। अभी भारत सरकार के 2 संस्थाओं में भी मुझे जानने का अवसर मिला, दिल्ली में, और जब किताब आई तो उसमें APA संदर्भ शैली APA है। आप कहीं MLA इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बैंकवर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं हार्वर्ड रिसर्च स्टाइल आप लागू कर रहे हैं, जबकि भारत में अगर भारत को भारत की दृष्टि से देखना है, भारत के ज्ञान को उस पर अगर हमें अनुसंधान करना है तो क्या शोध प्रविधि होनी चाहिए। एक उदाहरण ये 2 पृष्ठ हैं जो पहले ही अध्याय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखते समय अभिनव भारती में अभिनव गुप्त करते हैं। दूसरी दृष्टि देते हैं जिनका पहले सत्र में, उद्घाटन सत्र में कई बार उल्लेख हुआ, वासुदेव शरण अग्रवाल। आप जानते हैं कि भाई वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी PhD और DLit दोनों को, मैंने कितनी मशहूर किताब है इंडिया इज नोन टू पाणिनि, तो वह जब दोनों को मिला करके जब किताब आई पाणिनि कालीन भारतवर्ष, तो जो काम अभिनव गुप्त करते हैं अभिनव भारती के पहले अध्याय में, वही काम वासुदेव शरण अग्रवाल पाणिनि कालीन भारतवर्ष के पहले अध्याय में करते हैं। और उसमें इसके बाद देखिए, और इसमें भी वे भी 10 विधियां बताते हैं कि हमें कैसे अनुसंधान करना चाहिए। पाणिनि किस कालखंड में, और वासुदेव शरण अग्रवाल 20वीं शताब्दी में अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ये भी 10 प्रविधियां बताते हैं कि किन प्रविधियों को सामने रख करके हमें करना चाहिए। उसमें पहला वो बताते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल कि पाणिनि के सूत्रों का विस्तृत भाष्य किस तरह से किया जा सकता है। 3 ऐसी शब्दावलियां हैं जो अभिनव गुप्त और के अभिनव भारती में भी आता है और कई आचार्यों में भी आता है, कि जिस पहले सत्र में भी दूसरे सत्र में भी आ रहा था, कारिकाओं की बात आई, संग्रह की बात आई, निरुक्त की बात आई। तो ये फिर वो कहते हैं कि अष्टाध्यायी का ये बहिरंग नहीं अंतरंग अनुशीलन है, और कैसे अंतरंग अनुशीलन हो सकता है। तीसरा वो बताते हैं कि ये जो वैदिक साहित्य के आधार पर वैदिक जो पाणिनि की सामग्री है उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद से वे उपलब्ध शास्त्र और शिक्षा शास्त्रों का कैसे सर्वांगीण अध्ययन होना चाहिए उसकी प्रविधि बताते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं कि फिर पतंजलि से भर्तृहरि तक के से सूत्र लेकर के किस तरह से हम व्याकरण दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं ये बताते हैं। छठा नेक्स्ट अच्छा कर चुका। तो इस तरह से 10 प्रविधियां वासुदेव शरण अग्रवाल भी बताते हैं। और मुझे लगता है कि पाणिनि के सूत्रों की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री का जितना गंभीर अध्ययन उन्होंने किया वासुदेव शरण अग्रवाल ने, उतना उसे थोड़ा सा विस्तार जरूर पंडित जी ने दिया, पंडित जी यानी विद्यानिवास मिश्र जी। फिर तो ये 2 उदाहरण है कि जो पुरानी जो क्लासिक कृतियां हैं उनका अध्ययन हम कैसे करें। इस दृष्टि से अभी कुछ दिनों पहले किताब आई है नाट्य शास्त्र पर, मुकम्मल किताब है, और विश्व भारती शांति निकेतन में एक बहुत बड़े संचार शास्त्री हैं विप्लव लोह चौधरी, कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के कई श्लोकों का वो बहुत लंबा भाष्य करते हैं। तो वह जो किताब आई है उस किताब का नाम है, लेकिन इसके बीच में मैं इतना जरूर बताऊंगा, जो आप स्लाइड देख रहे हैं जो
उनकी किताब है वासुदेव शरण अग्रवाल की कला और संस्कृति। उसमें भी वो बताते हैं कि कला का अध्ययन कैसे करें, एक चित्रकृति किन मैंने किन संदेशों को अभिव्यक्त करती है, एक कृति का अध्ययन कैसे करें। और वो बताते हैं 10, ये किताब में इसका मैं उल्लेख कर रहा था, ये जो किताब है नाट्यशास्त्र स्टडी एंड कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन थ्योराइजिंग एंड प्रैक्टिस, अद्भुत किताब है। और इसके जो मूल लेखक हैं लोह चौधरी, उनके एक शोधार्थी हैं, इसी कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ाते हैं, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में, कपिल कुमार भट्टाचार्य, और एक रमेश चंद्र राव है। तीनों बड़े संचार शास्त्री आज के समय। तो इसमें उन्होंने पूरा ये बताया है, ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट है। और पहली बार ये बताते हैं, इस किताब में उन्होंने बताया है कि जो अनुसंधान के लिए जो शब्द चलता है, एक शब्द चलता है गवेषणा। तो देखिए यह जो है इंडियन रिसर्च मेथड्स एंड ट्रेडिशन, इसमें वे बताते हैं कि किस तरह से ऋग्वेद में गवेषणा शब्द कितनी जगहों पर प्रयुक्त हुआ है। और इसमें भी वे, चलिए इसको भी आगे करूँगा। फिर वो बताते हैं कि भारत में 3 तरह के शोध हो चुके हैं। शोध के 3 प्रकार हैं, मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध और एक क्रियात्मक शोध। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वे वेद और उपनिषद को उन्होंने मौलिक शोध में रखा है। फिर धर्मशास्त्र को पूरी स्लाइड है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये बताते हैं कि उस मौलिक शोध में क्या है। इसका विद्यार्थी संस्करण दिया गया है, मैंने तो अपने यहाँ इसे टेक्स्ट के रूप में शामिल किया है, स्नातक स्तर को रिसर्च एसआरएस में शामिल किया है। ये सबके लिए बहुत उत्तम किताब है। और फिर ये वह जो किताब है नाट्यशास्त्र वाली आप जो देख रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि बादरायण के ब्रह्म सूत्र का जो महत्व है, और जो न्याय में गौतम के न्याय सूत्र का महत्व है, योग शास्त्र में जो पतंजलि के योग सूत्र का महत्व है, वही साहित्य और सभी कलाएं, ये तो वही पंचम वेद कहा जाता है नाट्यशास्त्र को। तो साहित्य, कला और संस्कृति में वही स्थान नाट्यशास्त्र का है। और उसके बाद से थोड़ी सी अनुसंधान की ओर मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी हमने वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसंधान दृष्टि देखी। उसी क्रम में हम जिन किताबों को रख सकते हैं, तो उसमें एक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण एक बहुत अच्छी किताब आई। और मुझे लगता है कि जाति और वर्ण को समझने में इससे अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती। खिति मोहन सेन की वो किताब है भारतवर्ष में जाति भेद, इसके अनुवादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और दूसरी किताब मुझे लगता है कि पत्रकारिता पर इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती, जो कृष्ण बिहारी मिश्र ऋषि शहर के थे, उनका जो शोध प्रबंध है, अद्भुत किताब। उसमें हम देख सकते हैं कि किस शोध प्रविधि का उन्होंने प्रयोग किया है। और हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली के निर्माण भूमि। और इससे अच्छी किताब मैं पत्रकारिता के अध्यापन में पिछले 2 दशकों से हूँ, इससे अच्छी किताब मुझे नहीं मिली। इसका विस्तार निश्चित रूप से सत्य संग्रहालय ने जो किताबें छापी हैं, चाहे भारतीय पत्रकारिता कोश हो, चाहे पहला संपादकीय, उसमें है। लेकिन अब समापन की तरफ में अब वाचस्पति मिश्र, चूंकि अब जिस सभागार में प्रोफेसर अंबिकाधर शर्मा जी हैं, तो वहाँ उनकी वो ना उसका उल्लेख न करना एक तरह से सांस्कृतिक अपराध होगा। वाचस्पति मिश्र ने जो सांख्य तत्व कौमुदी है, उसमें जो शोध प्रविधियां बताई हैं, शोध के चरण बताए, वे 5 चरण उन्होंने बताए हैं। और पहला चरण है कि कोई जो 91वीं कारिका है सांख्य तत्व कौमुदी की, कि कोई स्पष्ट समस्या होनी चाहिए जिसका समाधान आपको खोजना है। तो पहली शर्त जो 5 चरण अनुसंधान है, और वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से समस्या का समाधान खोजना चाहिए, दूसरा है। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ही संभावित समाधान प्राप्त किया जाना चाहिए। और वैज्ञानिक समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ाने के साधन उपलब्ध होने चाहिए। और 5वीं है कि आसान साधन नहीं होने चाहिए।
मित्रों, जिन किताबों का मैंने उल्लेख किया, कृष्ण बिहारी जी का या सांख्य तत्व कौमुदी, वो भी हिंदी में उपलब्ध है, उसी कड़ी में दो और किताबें हैं। सखाराम गणेश देवस्कर की जो किताब है देशर कथा, तो देखिए किस तरह से उस व्यक्ति ने 1903 में, वह भी पहले एक अखबार में छपी थी, हितवादी एक बांग्ला का अखबार था, बाद में उन्होंने हिंदी में भी उसे निकाला हितवार्ता के नाम से, और अपने भांजे बाबूराव विष्णु पराड़कर को हितवार्ता का संपादक बनाया था, और उसके सह संपादक थे उस समय तो खैर वो एक अलग प्रसंग है। तो हितवार्ता में उसका अनुवाद नहीं छपा, लेकिन देशर कथा सोचिए मराठी भाषी बंगाल में आकर के बांग्ला पत्रकारिता कर रहा है, और 1903 में जब बंगभंग नहीं हुआ था, पहले हितवार्ता में इसका प्रकाशन हुआ, फिर किताब छपी, और जो भारत का पूरा अतीत का गौरव है सब इसमें देश की कथा, मतलब जो उस समय अंग्रेजों के कारण खराब स्थिति हो गई थी, उसके पहले भारत का क्या वैभव था, किस हर तरह से कलाओं में, शिल्प में, उद्योग में, हर क्षेत्र में इसके बारे में उन्होंने बताया था, और उसमें जिस शोध प्रविधि का इस्तेमाल किया है उन्होंने, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पाणिनिकालीन भारतवर्ष और कला और संस्कृति का पुनर्प्रकाशन करके हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी ने शोधार्थियों को हिंदी भाषाओं को बड़ा उपकार किया है, और ये देश की बात भी हमें पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो ऐसे कुछ नायक हैं इस समय 20वीं शताब्दी के, जो भारत के अनुसंधान, भारत के महान कृतियों पर हमें कैसे अनुसंधान करना चाहिए उस वह दृष्टि देते हैं, और इसे अगर हमने ध्यान में रखा तो शोधार्थियों को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।